नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी टेट या वह सभी एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज इसका प्रैक्टिस सेट पहला है। और दोस्तों यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए कि कारक के भेद हैं। यानी आप सब बताइए कारक के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं कि 7 भेद होते हैं कि 8 भेद होते हैं। तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन से कुल 8 भेद हैं, चलिए हम सब जान लेते हैं। तो देखिए एक है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवां अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। तो देखिए कारक के यही कुल 8 भेद हैं, आप सब इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आप सब बताइए कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। बताइए 6 कारक हैं कि 7 कारक हैं कि 8 कारक हैं कि 5 हैं। बताइए दूसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर देखिए ए सही होगा। यानी आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल 6 कारक होते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। यानी हम सब जितने प्रश्न पढ़ेंगे यह सभी देखिए पिछले साल के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। कोई यूपी लेखपाल में, तो कोई यूपी टेट में, कोई पीजीटी में। यानी ये देखिए सभी पिछले साल के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। बताइए ने है कि के लिए है कि से है कि को है। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी सही होगा। यानी यहाँ पर देखिए कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है वह को है। तो चलिए एक बार हम सब यह जितने भी कारक हैं इनके विभक्तियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से यानी द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से यानी अलग होने के भाव में, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अजी अहो अरे। तो देखिए ये कुल 8 कारक हैं और ये उन कारकों के विभक्तियां हैं, तो याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, आप सब इसे बताइए कि कर्म कारक की विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति है कि तृतीया है कि द्वितीय है कि चतुर्थी है। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। यहाँ पर देखिए कर्म कारक जो है द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ पर देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों यह जीआईसी में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है। बताइए कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। यानी आप सब बताइए कि किस ऑप्शन में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, बी दिया है भोजन के निमित्त पधारिए, सी दिया है सिंहवन में या गुफा में रहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी दिया सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी यह जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, इसमें देखिए कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है। बताइए मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। बताइए कर्म कारक है कि कर्ण है कि संबंध है कि अपादान है। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
देखिए यह जो वाक्य लिखा है यानी यह जो प्रश्न दिया है, मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। यहाँ पर देखिए घर से में जो कारक होगा वह अपादान होगा। तो याद रखिएगा अपादान कारक का जो प्रयोग किया जाता है वह अलगाव के भाव में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है, बताइए क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। बताइए अपादान कारक है कि संबंध कारक है कि अधिकरण कारक है कि संप्रदान कारक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, यानी क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक है अधिकरण कारक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। इसे आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, बताइए कि तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण है कि संबंध है कि अधिकरण है कि अपादान है? तो देखिए प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तोता डाल पर बैठा है इस वाक्य में अधिकरण कारक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण है कि संबंध है कि संप्रदान है कि अधिकरण है? तो देखिए प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा। वह कार मेरी है, इस वाक्य में देखिए संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए। प्रश्न दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बताइए किसमें कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए दिया है पैरों से चलना यात्रा, बी दिया है प्राणों से चलना जीवन, सी दिया है समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ऑप्शन बी दिया है आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। और देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। और देखिए डी दिया है पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी यह जो ऑप्शन है पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। इसी वाक्य में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, बताइए कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया है राम, बी दिया है रावण, सी दिया है दशरथ, डी दिया है पुत्र। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए राम जो दिया है यह जो है पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, बताइए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। बताइए कर्ता कारक है कि अपादान कारक है कि कर्ण कारक है कि संबंध कारक है? तो देखिए प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी सही होगा। तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, बताइए कि अपादान कारक किस वाक्य में है? बताइए ऑप्शन ए दिया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बी दिया है धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, सी दिया है उसकी गाय सुंदर है, और डी दिया वह फल खाता है। तो बताइए किसमें जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ? तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अभी हम सब ऊपर यानी प्रश्न नंबर 12 अभी पढ़े हैं, यहाँ पर देखिए अपादान कारक किसमें होगा? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, बताइए कर्ण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन ए दिया है राम को फल दो, बी दिया है वह कलम से लिखता है, सी दिया है यह राम की पुस्तक है, डी दिया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यानी देखिए वह कलम से लिखता है, इसी वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन जो होगा 20 सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 15 है, बताइए कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए दिया अधिकरण, बी दिया अपादान, सी दिया कर्ण और डी दिया संबोधन। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो यहाँ पर देखिए यह जो वाक्य दिया है उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पर देखिए जो कारक होगा अपादान कारक होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 16 है, बताइए उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है। बताइए यह जो वाक्य दिया है उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल से में कौन सा कारक होगा, कर्ता होगा कि कर्ण होगा कि अपादान होगा कि कर्म होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन जो होगा इसका देखिए 20 सही होगा। यानी यहाँ पर देखिए छल से जो है इसमें जो है कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है, तो 16 का ऑप्शन भी सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 17 है, बताइए प्रश्न दिया है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। बताइए कर्ता है कि कर्म है कि कर्ण है कि अपादान है। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी यह जो वाक्य दिया है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से जो है इसमें देखिए अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए आपसे प्रश्न नंबर 18 है, बताइए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान है कि संप्रदान है कि कर्म है कि कर्ण है। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी देखिए यह जो वाक्य दिया है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है यह यूपी SSSC लेखपाल 2000 यानी देखिए दोस्तों यह राजस्व लेखपाल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आप सब जितना प्रश्न पढ़ें उन सभी को याद भी करते चलिए, क्योंकि ये सभी देखिए पिछले साल के जो है प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 19 से इससे बताइए राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता है कि कर्म है कि संबंध है कि अधिकरण है। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। यानी यह जो वाक्य दिया राम की गाय चरती है, इसमें देखिए संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह भी देखिए प्रश्न यूपी SSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 20 है, बताइए कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है कि संबंध कारक है कि अधिकरण कारक है कि कर्म कारक है। तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो देखिए यह जो वाक्य दिया है वह अगले साल आएगा, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा इसे, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 21 है, बताइए ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, कर्म कारक है कि कर्ण है कि संप्रदान है कि अधिकरण है। तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो इस वाक्य में देखिए अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, इसे याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 22 है, बताइए कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में, बताइए कर्ण कारक में है कि संप्रदान में कि संबंध में कि अधिकरण में। तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द देखिए यह अधिकरण कारक में है, तो इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, इसे आप सब याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों हम सब प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 22 तक पढ़ें, वह सभी देखिए कारक चैप्टर के प्रश्न थे। अब हम सब आगे जो पढ़ेंगे यानी 23 से लेकर प्रश्न नंबर 56 तक, इन दोनों में देखिए वचन और सर्वनाम चैप्टर से पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, इससे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। बताइए शिशु होता है
कि भक्ति होता है, कि पुस्तक होता है, कि प्राण होता है। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। यह बहुत बार देखिए एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी यहाँ पर देखिए प्राण जो शब्द है यह सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसे याद रखिएगा। क्योंकि इस प्रश्न में काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं, यह नहीं समझ पाते हैं कि यह एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है। तो देखिए यह बहुवचन में प्रयोग होता है, यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 24 से बताइए वधु का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। तो देखिए यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए वधु का जो बहुवचन होगा वधुएं होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 25 है, बताइए कि सर्वनाम के भेद हैं। बताइए 5 भेद हैं, कि 3 भेद हैं, कि 4 भेद हैं, कि 6 भेद हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, इसे याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है। वह है, कि वे हैं, कि क्या है, कि आप है। तो देखिए प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन जो होगा वह सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण होगा क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न दिया है जो किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइए संबंधवाचक सर्वनाम का, कि निश्चयवाचक सर्वनाम का, कि आप सब बताइए निजवाचक सर्वनाम का, कि पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो देखिए प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर देखिए ए सही होगा। जो देखिए यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसे याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 28 है। बताइए हम किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। प्रथम पुरुष के, कि निजवाचक का, कि उत्तम पुरुष का, कि संबंध कारक का। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए हम जो है यह उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 29 है। बताइए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, कि विशेषण कहते हैं, कि क्रिया कहते हैं, कि अव्यय कहते हैं। देखिए यहाँ पर अव्यय होगा। तो देखिए 29 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका देखिए ये सही होगा। यानी हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 30 है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। बताइए। ऑप्शन ए दिया है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। बी दिया है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ। सी दिया है मैं तेरे को घड़ी दूंगा। डी दिया है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी यह जो ऑप्शन दिया है मैं तेरे को घड़ी दूंगा, इस ऑप्शन में देखिए यह यहाँ पर सर्वनाम का जो है अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 31 है। बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, कि मध्यम पुरुष, कि अन्य पुरुष, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 31 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। तो देखिए मुझे जो है यह उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रकार है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 32 है। बताइए संबंधवाचक सर्वनाम आपसे बताइए इनमें से कौन सा है। कोई होगा, कि कौन होगा, कि जो होगा, कि वह होगा। तो देखिए 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी सही होगा। यहाँ पर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जो होगा वह जो होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए दोस्तों कोई जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और देखिए कौन जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ देखिए वह जो है यह देखिए
यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 33 है। बताइए कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। वह है कि उन है कि उस है कि उन्हें है। तो देखिए प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए वह जो है यह हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप लोग यूपी जीके का भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा 1000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, इसलिए आप सब चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर जाकर देखें। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 34 है। बताइए इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कौन, बी दिया है जो, सी दिया है कोई, डी दिया है वह। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई जो दिया है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 35 है। बताइए यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि सार्वनामी विशेषण है। तो देखिए 35 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यानी देखिए यह जो वाक्य दिया है यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह जो है यह सर्वनाम का उदाहरण है, तो 35 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसे याद रखिएगा, यानी यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 36 है। बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, बी दिया है कुछ, सी दिया है कौन, डी दिया है यह। तो देखिए 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी यहाँ पर देखिए यह जो दिया है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 37 है। बताइए वाक्य दिया यहाँ पर यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है। बताइए संबंधवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन 20 सही होगा। यानी देखिए यह जो वाक्य दिया है यह काम मैं आप कर लूँगा, इन पंक्तियों में देखिए आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 38 है। बताइए तुम्हारे घर कौन आया, इसमें कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक है कि निजवाचक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन 20 सही होगा। यानी यह जो वाक्य दिया है तुम्हारे घर कौन आया, इसमें कौन जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 39 है। बताइए रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और देखिए ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए यह जो प्रश्न दिया है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, इसमें बताइए कौन सा सर्वनाम है। देखिए 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर देखिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो देखिए 39 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 40 है। इससे बताइए जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। बताइए ऑप्शन दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी दिया प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी दिया संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी दिया निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए 40 का ऑप्शन सी सही होगा। यानी यह जो वाक्य दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे में देखिए इसमें जो सर्वनाम होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 41 है। बताइए श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का कि उपर्युक्त सभी गलत हैं। तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर 20 सही होगा। तो देखिए श्रोता के लिए
जो प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 42 है, बताइए कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। बताइए संबंधवाचक सर्वनाम में कि निश्चयवाचक सर्वनाम में कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कि निजवाचक सर्वनाम में। तो देखिए 42 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी आप सब देखिए कोई और कुछ का प्रयोग जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है, तो इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो इससे आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 43 है, बताइए वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है कि निजवाचक है। तो देखिए 43 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह देखिए जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए 43 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 44 है, बताइए कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। बताइए अनिश्चयवाचक है कि निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है कि निजवाचक है। तो देखिए 44 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी यह जो वाक्य दिया है कोई आ रहा है, इसमें देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो यहाँ पर इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 45 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक है कि संबंधवाचक है। तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी यह जो वाक्य दिया है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में देखिए आप सब निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 46 है, बताइए सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके। यानी बताइए मेरा का कि तुम्हारा का कि जौ का कि तेरे का। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप सब 46 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए जौ जो दिया है इसका प्रयोग देखिए एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सकता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 47 है, बताइए पूर्णतः सर्वनाम एक वचन। यानी आपसे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पूर्णतः एक वचन में है। ऑप्शन दिया मेरे, यहाँ पर देखिए जिसने, आप, तुम्हारा। तो देखिए 47 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी यहाँ पर देखिए मेरे जो दिया है यह पूर्णतः सर्वनाम एक वचन है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 48 है, बताइए हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कि 3 प्रकार के कि 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के। तो देखिए 48 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए ए सही होगा। तो देखिए हिंदी में वचन देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक एकवचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए निम्न में से एक वचन है, चांदी कि सोना कि लोहा कि उपरोक्त सभी। तो देखिए 49 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए चांदी, सोना, लोहा यह सभी एक वचन है। तो 49 का ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 50 इसे बताइए निम्न में से बहुवचन शब्द है। बताइए होश है कि दर्शन है कि हस्ताक्षर है कि उपरोक्त सभी। तो देखिए 50 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए होश, दर्शन, हस्ताक्षर यह तीनों देखिए बहुवचन शब्द हैं, याद रखिएगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 51 है, बताइए कि जनता शब्द में वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 51 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जनता जो होता है यह एक वचन में होता है। तो 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। जनता जो है यह एक वचन है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 52 है, बताइए विकारी पद के जिस रूप से
किसी एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, एक वचन कहते हैं कि बहुवचन कहते हैं कि दोनों कहते हैं कि उपरोक्त सभी कहते हैं? तो देखिए 52 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यानी विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे देखिए बहुवचन कहते हैं। तो 52 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 53 है। बताइए विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे कहते हैं? बताइए, एक वचन कहते हैं कि बहुवचन कहते हैं कि दोनों कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 53 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। यानी यह सभी जितने भी प्रश्न हमसे पढ़ रहे हैं यह सभी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 54 है। बताइए बस्ता इस शब्द में वचन है, एक वचन है कि बहुवचन कि डिओशन है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 54 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए बस्ता शब्द में देखिए एक वचन है, यानी बस्ता एक वचन शब्द है। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 55 है। बताइए निम्न में से बहुवचन है, लेखक है कि गुरु है कि युवा है कि भक्तजन है? तो देखिए 55 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए बहुवचन, यहाँ पर भक्तजन जो है बहुवचन है। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 56 है। बताइए निम्न में से बहुवचन नहीं है, नदियाँ नहीं है कि खिड़कियाँ नहीं हैं कि साड़ियाँ नहीं है कि अधिकारी नहीं है? तो देखिए 56 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए अधिकारी जो शब्द दिया है यह बहुवचन नहीं है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों हम सब इस वीडियो में 50 से अधिक यानी 1 से लेकर प्रश्न नंबर 56 तक पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप डेली जो है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आपका इन 56 प्रश्नों में से जितना भी प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।